पाकिस्तान दिवालिया होने के खतरनाक हद तक करीब पहुंच चुका है। ये बात हम पिछले 1-2 दिन से पढ़ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये खबरें किस हद तक दुरुस्त हैं। क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप रेट क्या होता है? ये इस हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि हमारा क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप जो रेट है वो 75% तक पहुंच गया है, मतलब दिवालिया होने का खदशा 75% तक पहुंच गया है। मतलब क्या है इसका? आज की इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। इमरान खान की हुकूमत चल रही थी, मार्च 2022 की बात है। हम डिफरेंट डेवलपमेंट्स को कवर कर रहे थे। एक नॉर्मल तरीके से मुल्क चल रहा था, डिफ़ॉल्ट का ख़तरा इतना ज़्यादा नहीं था। वो जो ये रेट अभी 75% है वो 5% पे था। ग्रोथ रेट 6% पर जा रही थी। हमारी जो इकोनॉमिक आउटलुक थी वो रेटिंग एजेंसीज के मुताबिक स्टेबल थी, मतलब इतना बड़ा कोई ख़तरा नहीं था। ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती हैं? ये मूडीज़, फिच या S&P वगैरह, इनका काम होता है रेटिंग का तयन करना किसी भी मुल्क के लिए या किसी भी एंटिटी के लिए कि इसकी A रेटिंग है, B है या C है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसकी इकोनॉमिक आउटलुक कैसी है। मतलब अगर पाकिस्तान के बारे में उस वक्त स्टेबल थी तो इसका ये मतलब था कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनकी नज़र में पाकिस्तान एक दरमियाना मुल्क था। यानी इन्वेस्टर्स की डिफरेंट थिंकिंग होती है। अगर कोई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर था तो उसके ज़हन में होगा कि पाकिस्तान चूँकि स्टेबल है, हमें यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। और जो थोड़े रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर नहीं हैं वो कहेंगे हमने इन्वेस्ट नहीं करना। मतलब बीच में था पाकिस्तान। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के मुताबिक हम बीच में चल रहे थे और पाकिस्तान ज़्यादातर इसी कंडीशन में चल रहा होता है। अब फॉर एग्जांपल किसी तरक्की याफ्ता मुल्क की बात करते हैं जैसे कि नॉर्वे या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, उनकी शायद रेटिंग बहुत अच्छी हो, बहुत स्टेबल हो। इसका ये मतलब होता है कि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर वो उस मुल्क में इन्वेस्ट करने के लिए फौरी तैयार होगा। वो उन रेटिंग एजेंसीज की बात पर यकीन कर लेगा कि इस मुल्क की जो रेटिंग है, जो इकोनॉमिक आउटलुक है, वो बड़ी बेहतर है। तो दुनिया के जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो इन रेटिंग्स पर नज़र रखते हैं किसी भी मुल्क के लिए। और ये रेटिंग्स कैसे गिरती हैं किसी भी मुल्क की, उसमें कई रीजंस होती हैं। इकोनॉमिक रीजंस होती हैं, इसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितने हैं उनके पास, कितने डॉलर हैं, कितना पैसा आ रहा है, उसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कितनी है, दहशतगर्दी तो नहीं है, सिक्योरिटी के कितने मसाइल हैं, कोई पॉलिसीज़ का तसलसल भी है या नहीं। हमने देखा कि शहबाज हुकूमत के बनने के 2 महीने बाद हमारी जो रेटिंग थी, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक आउटलुक थी, उसको नेगेटिव कर दिया गया स्टेबल से। ये हमने देखा, मूडीज़ ने भी यही किया और फिच और S&P, यानी कि दुनिया की जो 3 टॉप रेटिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान स्टेबल नहीं रहा। अब इसकी क्या रीजंस थी? इसकी मल्टीपल रीजंस थी। इसमें एक ये था कि एक रजीम चेंज हुआ, एक चलती हुई गवर्नमेंट को हटाया गया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का आगाज हुआ, मुल्क में हमने देखा मारा मारी शुरू हुई। दूसरी तरफ इमरान खान ने भी जितनी कोशिश हो सकती थी उनसे उन्होंने की कि इस हुकूमत को गंदा किया जाए। पाकिस्तान का ओवरऑल नेगेटिव खबरें सामने आना शुरू हुई। मीडिया के हवाले से नेगेटिव खबरें आई, प्रेस फ्रीडम के हवाले से, सहाफ़ियों के कत्ल, महंगाई की सूरत हाल, प्रोटेस्ट, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनी, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक आउटलुक हो गई नेगेटिव। इसका क्या मतलब है? अगर कोई बाहर का इन्वेस्टर देख रहा है और वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है इमर्जिंग मार्केट्स में, तो जब वो पाकिस्तान की बारी देखेगा वो कहेगा नहीं यार, ये तो बड़ा वोलेटाइल कंट्री है, बड़ा ही यहाँ पे तो बड़े मसले मसाइल हैं, मैंने रिस्क नहीं लेना। क्योंकि ऑब्वियसली हर इन्वेस्टर रिस्क का फैक्टर भी देखता है कि कितना इसमें रिस्क है, किसी हद तक ही ले सकते हैं ना वो रिस्क। तो आप ये समझ लें कि दुनिया के अक्लमंद इन्वेस्टर्स की नज़र में हमारी रेटिंग उतनी होगी कि वो फ़ौरन देखते ही कहें नहीं जी असी नहीं कर दे। अब आते हैं क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप रेट पर, जो अभी आया है, जिसके बारे में हम सुन रहे हैं कि वो 75% तक चला गया है और इमरान खान के दौर में ये 5% था। अब इसका क्या मतलब है? आसान अल्फाज में पाकिस्तान के दिवालिया होने का ख़तरा बहुत हद तक बढ़ चुका है। और इस हवाले से तकरीबन 2 माह पहले एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं US के स्टीव हैंक, इन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि पाकिस्तान दिवालिया होने की तरफ जा रहा है। उसकी रीज़न उन्होंने ये बताई थी कि पाकिस्तान के जो सॉवरन बॉन्ड्स होते हैं उनकी वैल्यू ख़तरनाक हद तक गिर चुकी है। अब आप जिससे भी कर्जा लेते हैं, पाकिस्तान जिस भी एंटिटी से कर्जा लेता है, IMF वगैरह से, वो किसी बॉन्ड के तहत लेता है। उसके पीछे एक डील हुई होती है। ये जो कर्जे हम लेते हैं अपने सॉवरन बॉन्ड्स के अगेंस्ट लेते हैं और उन बॉन्ड्स ने
एक अरसे के बाद मैच्योर होना होता है। हमें उस बॉन्ड की पूरी रकम चुकानी पड़ती है और वो टाइम अब करीब आ रहा है। दिसंबर में अब ये कहा जा रहा है जो सुकूक बॉन्ड पाकिस्तान ने जारी किए थे उसके अगेंस्ट हमें $1 बिलियन देना पड़ेगा। इसका क्या मतलब हो जाएगा, अगर ये मैच्योर हो जाता है तो पाकिस्तान, आप समझ लें कि पाकिस्तान का दिवालिया निकल चुका है। और जब एक दफ़ा ये सिलसिला शुरू हो जाता है तो फिर पूरी दुनिया देखती है कि इनका ये जो पूरा प्रोग्राम था ये कर्जा नहीं अदा कर सके, इनके जो बॉन्ड्स थे वो मैच्योर हो गए, तो इसका मतलब पाकिस्तान अब दिवालिया और फिर कोई भी मुल्क आपको कर्जा नहीं देगा। कोई भी एंटिटी, कोई भी जो फाइनेंशियल एंटिटी है वो आपको कर्जा देने से हाथ रोक लेगी। और इसमें दूसरा जो फैक्टर है इसके बिल्कुल साथ, जिसका ताल्लुक इसी से है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो भी तेजी से गिर रहे हैं। इस वक्त की अगर हम बात करें तो वो $7 बिलियन के करीब हैं और इकोनॉमिस्ट के मुताबिक ये तकरीबन 6 हफ्तों का बिल रह गया इंपोर्ट बिल। उसके बाद अगर ये बाहर से डॉलर ना आए, कोई इन्वेस्टमेंट ना आई, कहीं से कोई मदद ना आई, तो पाकिस्तान बिल्कुल ही बैठ जाएगा। यानी कि पाकिस्तान के पास जो स्टेट बैंक है उसके पास कोई पैसा बाकी नहीं बचेगा। ये सारा सर्कल कहाँ से शुरू हुआ है? ये आपकी जब गवर्नमेंट चेंज होती है, आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, रेटिंग एजेंसीज आपकी रेटिंग को नेगेटिव कर देती हैं। इसका मतलब इन्वेस्टर नहीं आ रहा, बाहर से पैसा नहीं आ रहा। जब डॉलर नहीं आएगा तो फिर आप किस तरह पेमेंट्स कर सकोगे, किस तरह आप अपनी इंपोर्ट्स को उनके पैसे दे सकोगे। इसीलिए पाकिस्तान में जो डॉलर है वो तेजी से ख़त्म हो रहा है। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं जो $20 बिलियन के करीब थे मार्च में, इस वक्त वो $7 बिलियन के करीब हैं। इसलिए हमने देखा था मिफ्ता इस्माइल ने इंपोर्ट्स पर काफ़ी हद तक पाबंदी लगाई थी कि डॉलर मुल्क से बाहर ना जाए। जो तेज़ी से ख़त्म हो रहे थे आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, उसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन आप किस हद तक कंट्रोल कर सकते हो? एक लिमिट होती है। आप भी ये जितना तेल आता है ये आप बाहर से मंगवाते हो। इसके अलावा आपने मुआहदे इतने ज़बरदस्त किए हुए हैं बिजली के हवाले से, ये जो IPPs हैं ये भी सारे ईंधन पर चलते हैं। तो आपने इतने शानदार किस्म के पास्ट में मुआहदे किए हैं कि आप एक बहुत ही बुरे सर्कल में फंस चुके हैं। आपने एक्सपोर्ट के हवाले से कोई ख़ास काम नहीं किया। आप रेमिटेंसेस पे गुजारा करते हैं, जो बाहर से पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं कि जी उससे थोड़ा बहुत काम चल जाएगा। और उनमें भी देखें तो पिछले साल के मुकाबले में 15% तक गिरावट है। बेसिकली आपकी इकोनॉमिक आउटलुक इतनी तबाह हो गई है कि कोई भी यहाँ पर इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। और आपके जो सॉवरन बॉन्ड्स हैं जिनके अगेंस्ट आप कर्जे उठाते थे, उन बॉन्ड्स की वैल्यू बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। 70% तक उनकी वैल्यू गिर चुकी है। तो कौन आपको अब कर्जा देगा? बल्कि पुराने बॉन्ड्स अब मैच्योर होने लगे हैं दिसंबर में, यानी आपको $1 बिलियन उनको देना है। और इसी कमी को पूरा करने के लिए आप इधर उधर भाग रहे हैं। आप कभी सऊदी अरेबिया की तरफ देख रहे हैं, चाइना की तरफ, कभी आप IMF की तरफ देख रहे हैं। अब IMF से अभी तक डील फाइनलाइज नहीं हो रही। अभी भी मैं सुन रहा था कि कोई मीटिंग कैंसिल हुई है। आप $1 बिलियन को तरस रही है आपकी इकॉनमी, वो IMF ने आपको देना है। लेकिन IMF भी क्यों देगा? IMF कह रहा है कि इनके पास तो है ही नहीं पीछे कुछ, इनके तो कोई रिजर्व्स ही नहीं बचे, इनके तो बॉन्ड्स की वैल्यू इतनी खतरनाक हद तक गिर चुकी है, ये क्या गारंटी है कि ये हमें वापस ये रीपेमेंट्स करेंगे? तो इसलिए IMF भी नहीं आपको दे रहा। IMF कह रहा है कि जी हम वो फिर ऑब्वियसली फिर वो शर्तें इतनी बुरी रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी डॉलर का रेट गिराओ, वो कह रहे हैं जी 800 बिलियन रुपीस के नए टैक्सेस लगाओ। ये एक नया टीके की वो बात कर रहे हैं, जबकि ये जो हुकूमत है, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, वो अपना पॉलिटिकल कैपिटल उसको गंवाना नहीं चाहती कि जी टैक्सेस लगाएंगे तो मजीद अवाम की बैशिंग होगी। तो इसहाक डार को इसलिए शायद लाया गया था कि इन चीज़ों को वो मैनेज करे। लेकिन इसहाक डार जब आया था मुल्क में, उस वक्त पाकिस्तान का जो डिफ़ॉल्ट रिस्क था वो 50% पे था, अब वो 80% पे पहुँच गया। तो बात यही है कि ये क्या कर रहे हैं? इनसे ना IMF की डील फाइनलाइज हो रही है। IMF भी आपको पैसे नहीं देगा जब तक आप अपने अंदरूनी मसले सही नहीं करेंगे। IMF को भी आप पर एतमाद बिल्कुल नहीं रहा। और याद रखें, ये वो गवर्नमेंट है जो काफ़ी हद तक जिनके US के साथ ताल्लुकात बेहतर हैं, उनकी मौजूदगी में ये सारे वेस्टर्न इदारे आपकी जो रेटिंग्स हैं उनको नेगेटिव कर रहे हैं। इसका मतलब आपकी इकॉनमी के जो मसाइल हैं वो बड़े ही सीरियस हैं। अब मसले इतने गंभीर हो चुके हैं कि IMF जो इनसे मुतालबा कर रहा है कि नए टैक्सेस लगाओ। नए टैक्सेस भी तब लगते हैं जब आपकी इकॉनमी चलती है। आपकी इकॉनमी का पहिया भी इस वक्त उस तरह नहीं चल रहा जैसे पिछले कुछ माह पहले चल रहा था। 150 से जब आपने 250 का किया पेट्रोल फी लीटर, उसकी वजह से बहुत से बिजनेसेस बंद हुए हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को एक बहुत बड़ा धचका लगा है।
ये जो गर्दिशी कर्जे हैं बिजली के, वो कई मतलब उनमें कितने फीसद उनमें इजाफा हो चुका है, महंगाई यानी इतनी अरूज पर है। तो इस सारी सूरत हाल में आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी नहीं परफॉर्म करती, वो भी नहीं जनरेट होती। तो जब इकोनॉमिक एक्टिविटी ना हो तो टैक्सेस नए नहीं लग सकते, जो टैक्सेस नए नहीं लगेंगे IMF आपको पैसे नहीं देगा। इसी वजह से पाकिस्तान के दिवालिया होने का ख़तरा बहुत हद तक बढ़ चुका है। अब स्टेट बैंक के गवर्नर से अगर बात करें तो वो ये कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट का कोई इतना ख़ास ख़तरा नहीं है, हमारे पास 7-8 बिलियन के रिज़र्व्स हैं और IMF से जब आ जाएगा उसके बाद ये चाइना और सऊदी अरेबिया वगैरह भी मदद कर देंगे, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो यहाँ से पैसे आ जाएंगे, लिहाजा कोई इतना बड़ा ख़तरा नहीं है। तो स्टेट बैंक का गवर्नर तो ऑब्वियसली ये कभी नहीं खुद अनसर्टेनिटी फैलाएगा, उनका तो काम यही होता है कि वो मार्केट की वो जो परसेप्शन है उसको ठीक रखें। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि इमरान खान की हुकूमत को जब हटाया गया मार्च में, जिसमें हम देख रहे थे कि एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा था, रेमिटेंसेस आ रही थी, GDP ग्रोथ रेट 6% की थी, खसारा कंट्रोल में था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बेहतर थे, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग चल रही थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस चलती हुई हुकूमत का रास्ता किसने रोका? वो कौन लोग थे, वो कौन सा ग्रुप था जिनको अपने मफादात का इतना ख्याल था कि उन्होंने ये फ्यूचर नहीं सोचा? शौकत तरीन खुद कहते हैं कि हमने बहुत से लोगों को ये बताने की कोशिश की कि भाई ये मसले आएंगे जो आज हम फेस कर रहे हैं, लेकिन नहीं सुनी गई। वो कौन से फरिश्ते थे जिनके कहने पर करप्ट तरीन आपके जो पॉलिटिशियंस हैं उनके ज़मीर रातों रात जाग गए? इन चीज़ों का जवाब हमें ढूंढना होगा। ये इसके पीछे कौन था? आपको याद है ना कि DG ISPR ने शहबाज हुकूमत के आने के 6 दिन बाद ये कहा था कि सम सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी इज़ रिटर्निंग। उनको बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन नज़र ही लगी है शायद उनके अल्फाज की कि वो बड़ी ज़बरदस्त 6 दिनों में स्टेबिलिटी आ गई थी। तो एक नज़र लगी है शायद उसके बाद के ना तो डॉलर कंट्रोल हुआ है, ना महंगाई कंट्रोल हुई है, आपके डिफ़ॉल्ट का ख़तरा इतना ज़्यादा बढ़ गया है। इस वक्त पाकिस्तान को तकरीबन $23 बिलियन चाहिए करंट फिस्कल ईयर, यानी करंट फिस्कल ईयर ख़त्म हो रहा है जून 2023 में, तब तक $23 बिलियन चाहिए। तो वो कहाँ से आएगा? थोड़ा बहुत तो चलो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेज देंगे, थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट से आ जाएगा, लेकिन आप इंपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं, वो खसारा वो कौन कवर करेगा? इनको सारी उम्मीदें IMF से, IMF के बाद चाइना से और फिर सऊदीया से, IMF का मतलब इनडायरेक्टली अमेरिका से। तो क्या ये लोग इनकी मदद करेंगे? क्या इस इतनी अनपॉपुलर, इतनी अनस्टेबल गवर्नमेंट को ये सपोर्ट करना चाहेंगे? MBS का विज़िट क्यों कैंसिल हुआ, इसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। लेकिन सवाल वही पैदा होता है कि किसको शौक था कि एक चलती हुई गवर्नमेंट का तख्ता उल्टा जाए इतने भोंडे तरीके से, जिसमें MNS को ख़रीदा गया, ओपन हमने देखा किस तरह की एक्टिविटीज़ हुई और करप्ट तरीन पॉलिटिशियंस के ज़मीर जाग गए रातों रात। सिंध हाउस में उनको बंद किया गया। ये पाकिस्तान के साथ वो खिलवाड़ हुआ है कि अब क्या बात करें। इसमें कोई बात नहीं रह जाती कि आप किस सियासी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, किसको नहीं करते, लेकिन आप ज़रा ख़ुद अपने दिल से सोचें कि ये हुआ क्या है पाकिस्तान के साथ। अगर इमरान खान की जगह कोई और भी होता तो नुकसान किसका किया गया है? ऑब्वियसली इस इंस्टेबिलिटी से बहुत से इंडियंस हैं जो खुश हैं, जो उनको मैं देख रहा हूँ। हो सकता है US में भी कोई तबका हो जिनके जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो पूरा हो रहे हैं और पाकिस्तान को इस तरह वीक देखकर, लेकिन अल्टीमेटली वही सवाल आता है कि जो लोकल कैरेक्टर्स थे, लोकल जो सहूलतकार थे, मदद तो उन्होंने ही की ना। मतलब अगर आज भी हम तारीख़ में देखें तो हम किनका नाम याद रखते हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया लोकल लोगों के ख़िलाफ़? मीर जाफ़र और मीर सादिक। तो हमारे लिए गाली मीर जाफ़र और मीर सादिक है। गोरों का किरदार तो हमें पता है, उनका वो साम्राज्य का जो रवैया है वो तो सबके सामने है, लेकिन दुख और गुस्सा ज़्यादा इस बात का होता है कि अपने लोगों में से जो उनके साथ मिला अपने मुल्क के ख़िलाफ़, अपने ज़ाती मफादात को पूरा करने के लिए। ऑब्वियसली मीर सादिक और मीर जाफ़र के भी उस वक़्त जो भी उनकी तिजोरियाँ थी या उनके बैंक अकाउंट से उसमें थोड़े से ज़्यादा उनको सोना दे दिया गया होगा, यही फ़ायदा था ना। लेकिन इतनी छोटी चीज़ के लिए पूरे मुल्क का फ्यूचर दाव पर लगाना, इसलिए ये कैरेक्टर्स हमेशा याद रखे जाते हैं। और सवाल ये है कि ये कैरेक्टर्स कौन थे जिनकी नज़र में पूरे मुल्क की कोई वैल्यू नहीं थी, 22 करोड़ लोगों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ? क्योंकि पॉलिटिक्स का डायरेक्ट ताल्लुक होता है इकॉनमी से। इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को किसने क्रिएट किया है, ये है सवाल पूछने वाला, और उसकी वजह से जो आपकी इकॉनमी का जनाजा निकल चुका है।
इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या इसके जिम्मेदारों को कोई सजा मिलेगी, या फिर 10 साल बाद इसी तरह हम देखेंगे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को क्रिएट किया जा रहा होगा और मुल्क का दिवालिया निकल रहा होगा? क्या अभी इसका इदराक किया जाएगा, इसको रोका जाएगा इस चीज़ को? आप भी इस सवाल का जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए।